गतिविधियों में लगे हुए जितने भी विशेष शिक्षक एवं विशेष शिक्षा में अध्ययन अध्यापन करने वाले बालक और बालिकाएं हैं, सभी के लिए एक यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का होना अति आवश्यक है। इस बात की प्रबल आवश्यकता है कि वैश्विक स्तर पर हम एक ऐसे लर्निंग सिद्धांतों की, लर्निंग डिजाइन की स्थापना करें जो समस्त प्रकार के दिव्यांग जनों हेतु समुचित स्वरूप में पूर्ण रूपेण विकास प्रदान करने में सहायक हो। हमें इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज का यह कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर सीखने सिखाने की पद्धतियों को एक मापदंड प्रदान करने हेतु यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग के रूप में हमारे आपके बीच प्रस्तुत है। और आज के कार्यक्रम में अपनी विशेषज्ञता रखने हेतु आदरणीय श्री डॉक्टर पंकज साहब सर, असिस्टेंट प्रोफेसर NIPBD हमारे बीच होंगे। हमारा सौभाग्य रहेगा इस विषय पर आदरणीय पंकज सर को हम लोग सुनेंगे। आज वर्तमान समय में यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग की अत्यंत आवश्यकता है। एक प्रबल स्वरूप की आवश्यकता है, जो स्वरूप सबके लिए शिक्षा व्यवस्था, सभी के लिए शिक्षा के अवसर, सभी के लिए शिक्षा की पद्धति और सभी के लिए एक विशिष्ट स्वरूप की रचना कर। आज इन्हीं संकल्पनाओं को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित है। कार्यक्रम का समय 3 बजे से निर्धारित है और कार्यक्रम ससमय संचालित है। कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों से हमारा निवेदन है कि कार्यक्रम को हम सुचिता पूर्वक चलाएं। इस हेतु यह परम आवश्यक है कि सभी लोग अपना माइक म्यूट रखें। अनावश्यक रूप से कोई भी प्रेजेंट की बटन न दबाएं। जैसा आपको ज्ञात है, कार्यक्रम के पूर्णता के समय 10 मिनट पूर्व आपको फीडबैक फॉर्म मिलता है। फीडबैक फॉर्म में विधिवत फॉर्म भरने के उपरांत आपको सर्टिफिकेट CRC लखनऊ की तरफ से प्रदान किया जाता है। इस हेतु यह आवश्यक रहेगा कि आप सभी लोग कार्यक्रम को सुचितापूर्वक सुनने हेतु अपने माइक को म्यूट रखें और कार्यक्रम को विधिवत संचालित करने हेतु प्रेजेंट की बटन न दबाएं। यह कार्यक्रम क्षमतावर्धन कार्यक्रम के रूप में CRC लखनऊ की तरफ से हमारे समक्ष आयोजित हो रहा है। क्षमतावर्धन अध्यापकीय परिवेश में, क्षमतावर्धन विद्यालय परिवेश में, क्षमतावर्धन शैक्षणिक परिवेश में और क्षमतावर्धन शिक्षणेतर विधियों में किस तरीके से स्थापित किया जाए, इस हेतु यह कार्यक्रम है। हमारे आज के मुख्य वक्ता हमसे जल्द ही जुड़ने वाले हैं। जैसे हमसे जुड़ते हैं हम इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ कर देंगे।
वर्तमान समय इस बात की मांग करता है कि शिक्षण के वैश्विक स्वरूपों को हम स्वीकारें, शिक्षण के वैश्विक स्वरूपों को हम अपनाएं और शिक्षण प्रशिक्षण में वैश्विक स्वरूपों का प्रयोग करें। यह परम आवश्यक है कि हम शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का प्रयोग करें और साथ ही साथ एक ऐसे स्वरूप की स्थापना के लिए संकल्पनित हो जो समस्त प्रकार के दिव्यांग जनों के लिए एक सुखदता का मार्ग निर्धारित करता हो, एक व्यवस्थित मार्ग निर्धारित करता हो। तो कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया आप अपना माइक म्यूट रखें, अनावश्यक रूप से प्रेजेंट न करें और चैट बॉक्स में अनावश्यक रूप से अपनी डिटेल नोट करने की कृपा न करें। आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री पंकज शाह सर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, NIE PBD, DEPWD, MSJE, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देहरादून यूके हमारे बीच हमसे जुड़ चुके हैं। सर का CRC लखनऊ की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हमारे आदरणीय निदेशक सर करते हैं, परंतु आज मिनिस्ट्री की मीटिंग के कारण हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। तो मैं सभी श्रोता बिंदु को, सभी विशेष शिक्षकों को इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के तौर पे एक ऐसी शख्सियत है जो इस वैश्विक लर्निंग मॉडल पर अपनी विशेषज्ञता रखने हेतु जाने जाते रहे हैं तथा एक लंबे समय से शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपनी महनीय भूमिका निभाते रहे। आदरणीय डॉक्टर पंकज सर किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप विद्यार्थियों में अति लोकप्रिय और विद्यार्थियों को एक कुशल निर्देशन प्रदान करने हेतु युवा विद्यार्थियों के चयनित शिक्षकों में आते हैं। आपका ओजस्वी विचार और आपका मार्गदर्शन विद्यार्थियों को एक सुखद भविष्य निर्माण में सहायक होता है। मैं CRC लखनऊ की तरफ से आदरणीय पंकज सर को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के विषय पर अपनी महनीय राय हमारे बीच रखें। आदरणीय डॉक्टर पंकज सर। आदरणीय पंकज सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सर आप अपना माइक अनम्यूट करें। डॉक्टर पंकज सर, आप अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो, हाँ नमस्कार। मैं कुछ सभी को नमस्कार। मैं बोला जा रहा था, अनम्यूट मुझसे नहीं हो पाया था माइक, सॉरी। मैं अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा था, बटन काम नहीं कर रहा था। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद नागेश जी आपको, पूरे एक अच्छा परिचय आपने बहुत विस्तार रूप में परिचय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार। साथ ही यहाँ पर CRC के तरफ से जितने लोग भी सदस्य मौजूद हैं, विकास मिश्रा साहब और सभी लोग, रमेश पांडे साहब नहीं जुड़ पाए हैं, यहाँ के निदेशक महोदय को मैं यहाँ से ही प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम उनको, अभिनंदन यहाँ से जरूर देंगे आप लोग। और ये एक अच्छे विषय पे आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए सभी को साधुवाद। मैं जो यहाँ पर आप लोगों ने मुझे चर्चा का विषय दिया है वो है यूनिवर्सल डिजाइन का। मैं अपने स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, शायद आप में से कोई बताएंगे प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं, थोड़ा बताएंगे प्लीज।
जी सर। हो रहा है? नहीं, प्रेजेंटेशन अभी नहीं आ रही सर। चलिए कोई बात नहीं। अभी अभी नहीं आया सर। जी, अब प्रेजेंटेशन आने लगा सर। ओके, थैंक यू। तो सीधे मुद्दे पे हम लोग आते हैं। और आप लोग अभी परिचय और वार्तालाप सबकी चल रही थी, उसकी अच्छा लगा सब लोग का। हम सभी लोग यहाँ पर एक पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं और दिव्यांग जनों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो सभी को मेरा प्रणाम। कई लोग हम में से, सारे लोग हम में से बहुत अग्रज हैं और कई छोटे भी होंगे, कोई बड़े होंगे, सभी को प्रणाम। अब हम लोग बात करना चाहते हैं कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग की जो विषय है आज का मेरी चर्चा का। तो यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग पे चर्चा करने से पहले कुछ जो मूल शब्द है, जो यूनिवर्सल डिजाइन एक शब्द है, उस पर छोटी सी चर्चा होनी जरूरी है ताकि हम समझ पाए मूल रूप से यूनिवर्सल डिजाइन क्या है और कैसे हम क्या वो सही सटीक वही रूप है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का, या फिर कुछ और भी बातें हो सकती हैं। तो अगर आप देखें कि यूनिवर्सल डिजाइन के एक मूल तत्व को देखें, उसकी जो एक परिकल्पना है उसको समझने का अगर प्रयास करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो यूनिवर्सल डिजाइन है वो बेसिकली एक एक संप्रत्यय है, एक ऐसा संप्रत्यय है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को किसी डिजाइन में जो डिजाइन है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए कारगर हो, उनके लिए हितकर हो, उनके लिए मानने वाला हो, ऐसी की बात करता है। तो डिजाइन क्या होता है बेसिकली? अगर एक डिजाइन 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 की बात करें तो डिजाइन एक छोटा सा क्या है? कोई भी डिजाइन एक स्वरूप है, एक प्लान है, एक आउटलाइन है, एक ड्राइंग है, एक 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 संरचना है, एक परिकल्पना है, एक कल्पना है जिसके तहत आप कुछ क्रियान्वयन करने की बात कर रहे होते हैं, कुछ करने का सोच रहे होते हैं। यानी कि कोई वो आप ऐसे नहीं कोई डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन यानी आप कोई क्रियान्वयन कुछ कार्य को देने जा रहे हैं। कोई आपकी अपनी नीति है, कोई आपकी अपनी मतलब नीति नहीं, रणनीति है, आप उसको अंजाम देना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे इसको हम डिजाइन के रूप में देते हैं। और अगर हम इसके आगे यूनिवर्सल लगाते हैं तो यूनिवर्सल से क्या तात्पर्य होता है? आप किसी भी शब्द में जो यूनिवर्सल का शब्द यूज करते हैं तो यूनिवर्सल का मतलब जो व्यापक रूप से होता है वो होता है कि एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो एक पूरे समूह के लिए मान्य हो। यानी कि ऐसी कोई भी बात दैट इज रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल और द होल, यानी कि संपूर्ण, मैक्सिमम या अधिकतम या सभी के लिए मान्य जो चीजें होंगी उन्हें हम यूनिवर्सल के रूप में दर्ज करते हैं। यानी कि हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं वह अगर सभी के लिए अप्लाइड हो, बहुत सारे चीजों के लिए अप्लाइड हो, हम उसे यूनिवर्सल की श्रेणी में लेते हैं। यानी कि अगर आप डिजाइन और यूनिवर्सल दोनों को मिला करके देखें तो हम ऐसे डिजाइन, ऐसी रणनीति, ऐसी ड्राइंग, ऐसी प्लानिंग की बात कर रहे होते हैं जो सभी या अधिकतम लोगों के लिए, अब यहां तो हम मान के चले सभी के लिए, अधिकतम की बात ही ना करें, मानकर चले सभी के लिए, तो सभी के लिए कारगर हो। लेकिन कोई भी जब हम किसी बात को लेते हैं तो उसकी एक परिभाषा कहीं ना कहीं से एक आनी चाहिए। तो परिभाषा कैसी हो, क्या हो, इसके लिए कई बड़ी बड़ी संस्थाओं ने परिभाषित किया है उसे, और उन्हीं अच्छे से परिभाषाओं को कभी कभी वो कानूनी मान्यता भी मिली। आप अगर इसको देखें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ, आप देखते होंगे बहुत जगह आईएसओ का मोहर वोहर लगा हुआ। बेसिकली आईएसओ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन की संस्था होती है जो मानकीकरण कहते हैं ना, मानकीकरण करने की संस्था होती है जो बहुत सारे मानक प्रदान करते हैं। उन मानकीकरण संस्थान की अगर आप देखें तो भी वहां आप उनकी परिभाषा को देखेंगे, वो उसे एक्सेसिबल डिजाइन या उसको सबसे उसको एक्सेसिबल डिजाइन की बात कर रहा है, क्योंकि वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन या बहुत सारी चीजों की लर्निंग की बात तो नहीं करता, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर के डिजाइन की बात करता है। वो कहता है
यूनिवर्सल डिजाइन के प्रति कि एक्सेसिबल डिजाइन को उसने सबसेट ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन माना है, और वो कहता है कि ऐसा डिजाइन विच इज यूजेबल बाय ऑल पीपल, यानी कि सभी के लिए उपयोग में लाए जा सके, टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल, जहां तक संभव हो सभी लोगों द्वारा उपयोग में लाए जा सके, विदाउट द नीड फॉर एडेप्टेशन और स्पेशलाइज्ड डिजाइन। दूसरी महत्वपूर्ण बात यही है कि जब हम यूनिवर्सल डिजाइन की बात कर रहे हैं, यानी कि उसमें फिर बदलाव करने की जरूरत ना हो। आप देखिएगा, एक हम लोग हमेशा बात करते हैं एडेप्टेशन की। एडेप्टेशन की बात जब हम पढ़ाई लिखाई में कर रहे होते हैं, हम या दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए या अन्य दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में जब हम एडेप्टेशन वर्ड यूज करते हैं, वहां तात्पर्य होता है कि हम कुछ चेंज करने की बात कर रहे हैं, कुछ छोटे मोटे परिवर्तन करने की, छोटे मोटे से लेकर बड़े परिवर्तन करने की बात को हम एडेप्टेशन की में लेते हैं। लेकिन जब आप यूनिवर्सल डिजाइन को बोल रहे होते हैं तो यूनिवर्सल डिजाइन कहता है कि एडेप्टेशन की जरूरत ना पड़े। आप क्यों बदलें? क्योंकि वो तैयार ही हुआ है उनके लिए। अगर मान लीजिए रेलवे का डब्बा तैयार हुआ है तो वो सबके लिए तैयार हुआ है, वो दिव्यांगजनों के लिए भी तैयार हुआ है, आम लोगों के लिए भी तैयार हुआ है। यानी कि स्वरूप ऐसी बनाई जाए कि कुछ हमें अडेप्ट, यानी बाद में हमें तोड़ फोड़ जोड़ जाड़ ना करना पड़े, ऐसी डिजाइन हो, बदलाव ना करना पड़े, उस डिजाइन को हम यूनिवर्सल डिजाइन के रूप में लेते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोग इस यूनिवर्सल डिजाइन के चीजों से समझे होंगे। यूनिवर्सल डिजाइन को अगर आप इसकी परिभाषा देखें, जो हमारे RPWD एक्ट 2016 का जो कानून है, आप लोग उसके नाम से सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि हम सब में से सभी लोग हम में से सभी लोग रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं, जो दृष्टि मतलब दिव्यांगजनों के लिए, किसी भी प्रकार के दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं। उन लोगों को तो सब लोगों को ये पता ही कि हमारे पास एक नया कानून है जिसे हम मैं बार बार दृष्टि दिव्यांग बच्चों की बात करते रहा हूं, उसे हम राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के नाम से, पॉपुलरली RPWD के नाम से जानते हैं। उस एक्ट के सेक्शन 2ZE यूनिवर्सल डिजाइन को परिभाषित करती है। वो कहती है कि जो यूनिवर्सल डिजाइन है वो एक प्रोडक्ट का डिजाइन हो सकता है, किसी वातावरण का डिजाइन हो सकता है, किसी वस्तु का डिजाइन हो सकता है, किसी वातावरण का डिजाइन हो सकता है, किसी कार्यक्रम का डिजाइन हो सकता है। जैसे ये हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का डिजाइन हो सकता है, या किसी सेवा का डिजाइन, सेवा का मॉडल। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं क्लिनिक चला रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सभी में किसी भी चीज का डिजाइन हो सकता है। और वो कब कहा जाएगा यूनिवर्सल डिजाइन? व्हेन टू बी यूजेबल बाय ऑल पीपल, यानी कि वह सभी लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा सके। और कैसे? टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल, वही वाला जो आईएसओ का डेफिनेशन देखिए वहां से ले लिया गया, बिना सभी लोगों के लिए किया सके जहां तक संभव हो। और दूसरी बात कि इसमें किसी प्रकार के अनुकूलन की आवश्यकता ना हो सके। और फिर इसके बाद और एक उसको इस यहां तक तो आईएसओ का ही डेफिनेशन था, फिर और एक्सटेंड किया गया है, और यह कोई स्पेशलाइज्ड डिजाइन हो सकता है एंड सेल अप्लाई टू असिस्टिव डिवाइसेस इंक्लूडिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फॉर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी। हमको ऐसे दूसरी स्पेशलाइज्ड डिजाइन की भी बात को हम यूनिवर्सल डिजाइन के अंतर्गत ले सकते हैं, जो अप्लाई करते हो असिस्टिव डिवाइसेस को, इंक्लूडिंग जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा चीज बना रहे हैं, हम एक चेयर बना रहे हैं, और एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, मान लीजिए एक चेयर बना रहे हैं, आप उसमें कुछ होल्ड करने के लिए, रखने के लिए कुछ एक इक्विपमेंट दे रहे हैं कि कोई इक्विपमेंट भी रख ले, नहीं तो आप पानी की ग्लास भी रख लें या कोई और कोई सामान भी रख ले। ये सभी चीजों को आप देते हैं, केयर करते हैं, तो वो एक स्पेशलाइज्ड डिजाइन है, बट असिस्टिव टेक्नोलॉजी के सामानों का आप उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह के सभी डिजाइन को हम लोग यूनिवर्सल डिजाइन के अंतर्गत लेते हैं। यूनिवर्सल डिजाइन की चर्चा पूरे एक्ट में बहुत बार हुई है। यानी कि देखिए, जब सेक्शन 42 को देखेंगे तो उसमें उन्होंने बात की है कि जो 42 में कि ऐसे इक्विपमेंट और की बात की है जो यूनिवर्सल डिजाइन पे बेस्ड हो। 43 में भी बात किया है कि द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल टेक मेजर्स टू प्रमोट यूनिवर्सल डेवलपमेंट और प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवर्सली डिजाइन, यानी कि ऐसे डिजाइन को गवर्नमेंट को प्रमोट करना है। अब यूनिवर्सल डिजाइन के लिए छोटा सा दो चार चीजें मैं करके फिर
और हम लोग बढ़ते हैं उस यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग के लिए। यूनिवर्सल डिजाइन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो 7 की प्रिंसिपल्स हैं, जिसकी बात बहुत बार बार दिए जा रहे हैं। बेसिकली ये जो 7 प्रिंसिपल्स हैं नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रपोज है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अभी प्रचलित रूप में यही इस्तेमाल किए जाते हैं। रोनाल्ड मेस जो थे वो सबसे पहले ही यूनिवर्सल डिजाइन के कॉन्सेप्ट को लेकर के आए थे, इसलिए उनके द्वारा ही एक समिति गठित उनकी उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और उन्होंने इस 7 प्रिंसिपल को अप्रूव किया था। ये 7 तरह के प्रिंसिपल्स हैं जो लोगों के लिए काम में आ सकते हैं। तो वो 7 प्रिंसिपल्स हैं। इक्विटेबल यूज यानी कि सभी लोग यूज कर सकें ऐसा वो डिजाइन होना चाहिए, जो बार बार मुख्य सबसे फोकस्ड काम प्रिंसिपल यही है। सेकेंड इज फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज। फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज मतलब कि एक फ्लेक्सिबिलिटी हो कि उस किसी चीजों को कोई एक जैसे मान लीजिए कि हम दिन में यूज कर रहे हैं तो सिर्फ दिन में ही ना, हम रात में भी यूज कर सकें। हम यहाँ पर घर में यूज कर सकते हो, बाहर भी यूज कर सके। दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूज, मतलब इस तरह की संभावनाएं उसमें हो। सिंपल एंड इंट्यूटिव यूज। आप देखते होंगे कोई भी फोन आजकल यूज कर रहे हैं तो आप किसी भी कंपनी का उठाते हैं तो एक इंट्यूटिव और सिंपलनेस का एक एग्जांपल सभी के सभी फोन है। हर फोन एक जैसा लगभग दिखता है, सिंपल होता है, एक सिंपल एक रेक्टेंगल शेप का एक टुकड़ा सा दिखता है हर फोन। थोड़ा बहुत माइनर चेंज है, बाकी सारे के सारे ऐसे ही हैं। बटन्स भी सारे सबके इंट्यूटिव होते हैं, मतलब कहाँ पावर बटन होगा आप खुद ढूंढ सकते हैं। बाएं में आपको लगता है बाएं दाएं होना चाहिए और बाएं दाएं बटन होते हैं, यही होता है इंट्यूटिव। इंट्यूटिव मीन्स लगता है आपको कि यहाँ होगा और आपको मिल जाए, तो आप इंट्यूटिव डिजाइन कह सकते हैं। आप किसी टॉयलेट में गए और आप फ्लश के बटन को ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं तो वो डिजाइन इंट्यूटिव नहीं होगा, भले ही अच्छा हो, इंट्यूटिव डिजाइन नहीं होगा, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं कि यहाँ होना चाहिए वहां होना चाहिए। तो आजकल बहुत सारे आप डिजाइन में इन बातों को देखेंगे कि कोई प्रोडक्ट भी खरीदे, कोई मोबाइल खरीदे या कोई खिलौना ले या कोई और चीज ले, यूजुअली बहुत सारे डिजाइनर इस वैल्यू को बहुत देख रहे हैं कि डिजाइन सरल हो और इंट्यूटिव हो, जहां आप चाहते हैं वहां ले जाए। सेटिंग भी फोन का देखें तो एक एग्जांपल है कि कैसे जहां होना चाहिए आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इज परसेप्टेबल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो लिखा होता है वो परसेप्टेबल होना चाहिए। मैं इसमें बार बार एरोप्लेन या ट्रेन का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि इंफॉर्मेशन वो परसेप्टेबल होता है। जैसे मान लीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पे गए तो चाहे कोई भी एक रिटायरिंग रूम लिखा होता है, साथ में एक बेड पे सोया हुआ एक किसी यात्री का सिंबल सा बना रहता है, जिससे समझ में आता है रिटायरिंग रूम ना भी समझ से। मैं जब छोटा था, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होगी, तो मैं देखता था रिटायरिंग रूम मतलब क्या होता है कि रिटायर मतलब सोचते थे कि जो रिटायर कर जाते हैं उनके लिए रूम होगा, यही मेरे मन में ख्याल आता था। बहुत जिसकी इंग्लिश नहीं अच्छी है वो भी ऐसा सोच सकता है कि रिटायरिंग रूम मीन्स ऐसा रूम जहां पर रिटायर किए हुए लोग आके रह सके, जबकि ऐसा नहीं होता है। रिटायरिंग रूम तो यात्रियों के लिए एक सुविधा है जहां पर यात्री आराम कर सकते हैं, विश्रामालय होता है। तो उन चीजों के लिए आप सिंबल के साथ जब लोकेशन देते हैं, लिखते हैं, जो लोग नहीं समझते हैं वो भी समझ सकते हैं। गांव से लोग आ रहे हैं, नहीं पढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, कम भी दिख रहा है, तो आप एक महिला और पुरुष टॉयलेट की जगह टॉयलेट का सिंबल देते हैं और महिला और पुरुष का आइकन लगाते हैं, जिससे समझ में आता है कि हाँ वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है टॉलरेंस फॉर एरर। टॉलरेंस फॉर एरर मतलब अगर कोई बटन दाहिने घुमाना चाहिए, बाएं घुमा दे तो भी खराब ना हो जाए, ऐसा होना चाहिए हर इक्विपमेंट। मतलब ऐसा नहीं कि 3 बार दबा दिया तो 4 बार में खराब हो जाए। तो एरर को टॉलरेट कर सकते, संभावना है एरर टॉलरेट होने का। जैसे देखिए आप बहुत बार इरिटेट होते हैं, कोई कोई फोन अगर जेब में रहा, जेब से डायल हो गया, यानी वो मतलब जो फोन दब रहा होगा जेब में कुछ कुछ, वो एरर को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, वो या तो खराब हो जा रहा है या कहीं कॉल लग जा रहा है। इस तरह के टॉलरेंस मतलब क्षमता, ज्यादा कुछ दब गया, कुछ बटन इधर चला गया, दब गया, इधर हो गया, उधर हो गया, सेटिंग में चेंज हो गया, तो भी वो काम करे, टॉलरेट करे उसको, फिर ठीक हो जाए, ये सब होना चाहिए। लो फिजिकल एफर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजकल कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके एफर्ट, फिजिकल पावर अधिक नहीं है। मान लीजिए कि सीपी बच्चा है, वो एफर्ट नहीं करना चाह रहा है, टॉयलेट गया, फ्लश चलाना है, फ्लश ऐसा है खींचना वाला है, फ्लश है, कहीं कहीं देखा आपने, खींचना पड़ता है जोर से या बहुत जोर से दबाना पड़ता है।
ये पुश बटन टाइप का आजकल इसलिए चला है, आप देखेंगे यूनिवर्सल डिजाइन कॉन्सेप्ट में इस तरह के। चलो सुनाओ जानी जानी, ये लो पढ़ो इसकी जानी जानी, जल्दी से याद करो और मुझे सुनाओ। अब प्लीज थोड़ा म्यूट कर लें अपने आप को, किसी की आवाज आ रही है। साइज एंड स्पेस फॉर अप्रोच एंड यूज। साइज एंड स्पेस क्या है? सॉरी सर, सर आपका स्क्रीन देख नहीं पा रहे हैं हम। नहीं देख पा रहे हैं? नहीं शायद किसी ने प्रेजेंट कर दिया। किसी ने प्रेजेंट कर दिया हुआ दोबारा, तो मैं करता हूँ। जी सर जी। ये गूगल मीट में थोड़ी परेशानी होती, कोई अगर किसी ने प्रेजेंट बटन दबा दिया तो प्रेजेंट फिर से करना पड़ता है। रिज्यूम प्रेजेंटिंग करिए सर। कर दिया है, वो आप आने में टाइम लगता है ना, इसलिए। जी। सभी प्रतिभागियों से निवेदन है, कृपया डॉक्टर पंकज कुमार सर की आईडी पर पिन कर लें, जिससे प्रेजेंटेशन कंटिन्यू आपको दिखाई देती रहे। जी सर। फिर नेक्स्ट लास्ट वन। हाँ, सब कुछ कह रहा है, कहिए। तो साइज एंड स्पेस फॉर अप्रोच एंड यूज, यानी कि जो यूज किया जाएगा या फिर जो आकार होगा या जो बैठने की जगह होगी, किसी प्रकार को यूज करने की जगह होगी या वहां जाने की जगह होगी, वो होना चाहिए। जैसे दरवाजे हैं, व्हील चेयर जा पाए, कोई ऐसा हर कोई यूज कर पाए, इस तरह की संरचना जब बनाते हैं तो उसको हम लोग इस लास्ट प्रिंसिपल को अनुकरण कर रहे होते हैं, उसको ध्यान में दे रहे होते हैं, संज्ञान में ले रहे होते हैं। साइज एंड स्पेस फॉर अप्रोच एंड यूज। कोई बात नहीं, अभी जो हम लोग बात की, कई ऐसी बिल्डिंग है जो मैं इसको तस्वीर दिखाना चाहता है, एनआईवीएच को आएंगे तो बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग अब सभी जगह बन रहे हैं जो सीपीडब्ल्यूडी बना रही है, वो यूनिवर्सल डिजाइन को ख्याल रख करके बना रही है। अब कोई भी जो सरकारी बिल्डिंगें बन रही हैं वो यूनिवर्सल डिजाइन को फॉलो कर रही हैं, हैंड रेल लग रहे हैं डिजाइन में, स्ट्रक्चर में, हर जगह। और साथ साथ देखेंगे कि अब आइकन वाइकन भी लगा रहे हैं हर जगह, जो साइनेज लगा रहे हैं वो भी यूनिवर्सल डिजाइन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें नित्य नए नवाचार होने की आवश्यकता है, ताकि एक और अच्छे स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में हम चीजों को ला सकें। तो अब हमें जानना होगा कि जो कि यूनिवर्सल डिजाइन, हम सिर्फ इतना कंक्लूड करके कर सकते हैं कि यूनिवर्सल डिजाइन मतलब एक अच्छे डिजाइन की परिकल्पना की बात करते हैं। एक यूनिवर्सल डिजाइन एक अच्छा डिजाइन। अब बात करें, अब हम जब यूनिवर्सल डिजाइन सिंपली जब बोलते हैं तो सब लोग उसे जनरली लेते हैं। यूनिवर्सल डिजाइन मतलब यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ बिल्डिंग, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ एनी प्रोडक्ट, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा ही करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यूनिवर्सल डिजाइन किसी प्रोग्राम का भी हो सकता है, हम जो वातावरण आसपास में बना रहे हैं उसका भी हो सकता है। और इसकी वकालत आपने देखा होगा कि जो सेक्शन 2ZE है, उसमें यूनिवर्सल डिजाइन की परिभाषा देते समय हमारा RPWD एक्ट भी कहता है, यूनिवर्सल डिजाइन इज अ डिजाइन ऑफ इन्वायरमेंट, इज अ डिजाइन ऑफ प्रोग्राम। इनकी जो हम आप कर रहे हैं अभी, ये भी डिजाइन हो सकता है। और अगर पढ़ने पढ़ाने की माध्यम को हम यूनिवर्सल करना चाहते हैं तो वो होता है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। उसे नाम देते हैं UDL के नाम से जानते हैं। और ये बड़ा आजकल पॉपुलर भी हो रहा है, सब लोग इसको करना भी चाह रहे हैं। तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग बेसिकली एक सीखने सिखाने का जो माध्यम है, जो सीखने का माध्यम, बेसिकली सीखना अगर हो रहा है तो कोई ना कोई सिखा रहा है, ये मान करके अब चला जाता है। फोकस इसलिए लर्निंग का होता है। तो सिखाने के क्रम में ज्यादातर लोग हिंदी वाले ही होंगे ना। सीखने सिखाने के क्रम में यदि आप देखें तो हमारे पास महत्वपूर्ण रूप से एक डिजाइन जो बनकर के आता है, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। अब ये यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग जो UDL है, बहुत पॉपुलर हो रहा है। और बेसिकली हम जब ऐसे, जो आपने कहा सबसे पहला डिजाइन का क्या कॉन्सेप्ट है कि डिजाइन इक्विटेबल हो, यानी कि ऐसा हो जो बहुतों के लिए मान्य हो। इसी क्रम में हम यूनिवर्सल डिजाइन को जब देखते हैं, उसके 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल हैं। और इसमें वो तीनों प्रिंसिपल्स में वो 7 के अवयव कहीं छुपे हैं,
अपने आप निहित है और वो कोई अलग बात नहीं है, वो एक सामान्य एक परिकल्पना है और ज्यादातर वो प्रोडक्ट की बात कर रहा है। लेकिन जब हम एक लर्निंग के यूनिवर्सल डिजाइन की बात कर रहे हो, सीखने सिखाने के क्रिया के यूनिवर्सल डिजाइन की बात कर रहे हैं, उसके तीन प्रमुख प्रिंसिपल्स होते हैं। जो पहला है मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन, और तीसरा है मल्टीपल मीन्स ऑफ इंगेजमेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन, और तीसरा मल्टीपल मीन्स ऑफ इंगेजमेंट। अगर आप देखें गौर से, मैं इसको इस प्रिंसिपल को छोड़ दें, तीन ही बात आप जब शिक्षा को देखते हैं तो शिक्षा को तीन क्रम में बना करके रखते हैं। क्या रखते हैं? स्टूडेंट, टीचर, करिकुलम। एक ट्रायंगल बनाते हैं, याद कीजिए। जो अगर कोई इफ यू आर अ बीएड, यू आर ए बीएड, मतलब यू हैड बीन अ बीएड स्टूडेंट, तो आपने देखा होगा कि हम लोग एक ट्रायंगल यूजुअली बनाते थे बीएड में, बीएड में। उसमें ट्रायंगल में एक कोने पर रखते थे टीचर, दूसरे तरफ प्यूपिल, तीसरे तरफ करिकुलम या लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऐसा करके लिखते थे। यानी कि तीन बहुत महत्वपूर्ण अवयव होते हैं एक पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने की क्रिया में। एक स्टूडेंट, दूसरा टीचर और तीसरा करिकुलम या लर्निंग एक्सपीरियंसेस। आप उसी को समझ करके देखें तो ये समझना आसान होगा। ये समझाने के लिए कर रहा हूं आप लोगों को। जो पहला है मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन है कि हम बच्चों के संदर्भ में सोचेंगे। बच्चों को, अगर हम एक बच्चे को ले रहे हैं, बच्चे को उसको पढ़ना है, साइंस मैथ्स कुछ पढ़ना है, हम उसे कैसे उस पाठ को कैसे पढ़ा रहे हैं? साइंस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? उसके नजर में साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है टेक्स्ट बुक, उसके नजर में साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है टीचर। तो जो टीचर और टेक्स्ट बुक, ये सब चीजें उसके पास उपलब्ध होती हैं, यही कहीं ना कहीं से रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी कि टीचर का जो इंस्ट्रक्शन है दैट शुड बी इन मल्टीपल मीन्स। दूसरा बुक्स है, बुक्स के भी अवयव ऐसे हो सकते हैं इन मल्टीपल मीन्स। अब ये मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यानी कि आप जो भी लर्निंग कंटेंट है, जो भी विषय वस्तु है, जो भी पाठ्य वस्तु है, उस पाठ्य वस्तु को मल्टीपल मीन्स में प्रेजेंट करने की जरूरत है। मतलब वी हैव टू प्रेजेंट द थिंग्स इन मल्टीपल वेज बिफोर द लर्नर्स, एंड we have to explore how we can do it, and we can take multiple means of learning contact or multiple means of teachers instruction। जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है, जो चीज को बोल रहा है उसको लिख करके भी प्रस्तुत करे। एक किताबें हैं, किताब कोई लर्निंग पार्ट है, कहीं लिख करके दिया हुआ, कहीं ऑडियो बुक का भी फॉलो कर रहे हैं। ये सब तरीके हैं जिसके द्वारा मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। दूसरा है मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन। एक्शन एक्सप्रेशन कौन करेगा? एक्शन कौन करता है? खुद बच्चा स्वयं। यानी पहला वाला था वो टीचर के एंड से था, दूसरा वाला है स्टूडेंट के एंड से। तो बच्चे को एक्शन और एक्सप्रेशन करवाना है। कैसे करेगा? मल्टीपल मीन्स में होना चाहिए। यानी कि आप एक ही तरह के होमवर्क दे करके आप चाहेंगे कि कोई चीज पाठ समझ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी एक पाठ्य वस्तु है, कोई एक विषय वस्तु है, उसपे कई प्रकार के गतिविधियां होनी चाहिए, कई प्रकार के एक्सप्रेशन जो बच्चे दे सकते हैं वो होने चाहिए। डांस ड्रामा से हो सके, ओरल हो सके, लिख करके रिटन में जब कुछ कर सके, ये सभी चीजों का समागम होना चाहिए। द लास्ट वन इज मल्टीपल मीन्स ऑफ इंगेजमेंट। मतलब हम जो इंगेज करेंगे बच्चों को, जो लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ वो जुड़ेंगे, जुड़ाव स्थापित होगा, उसके भी बहुत सारे रूप हो सकते हैं। कैसे भिन्न भिन्न रूप से वो किसी खास पाठ्य वस्तु पर वो अपने आप को केंद्रित कर सकें, ये बहुत जरूरी है। मैं अब इसको थोड़ा और समझाना चाहता हूं कि इसी बात पर हमें आज थोड़ी अपनी समझ सब लोगों को बनानी। जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या करता है?
जो सीखने वाला बच्चा है उसको अलग अलग प्रकार के अलग अलग रूप से किसी सूचना को या किसी ज्ञान को प्राप्त करने की अनुमति देता है। मतलब इट गिव्स लर्नर्स वेरियस वेज टू एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। जैसे मान लीजिए कि टीचर्स का इंस्ट्रक्शन है, टीचर बोल करके पढ़ा रहे हैं, तो he receives oral instruction for acquiring information or knowledge। इसके पैरेलली दूसरा ऐसा हो सकता है कि वो कोई मूवी दिखाए, कोई वीडियो दिखाए, कभी कोई पीपीटी के स्लाइड से बताए, कोई पिक्चर का डेमोन्स्ट्रेशन करे। कई ऐसे साधन हो सकते हैं। सो बेसिकली इट गिव्स लर्नर्स various ways for what? For acquiring information. Information maybe through oral information, visual information, kinesthetic information, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जो मिल सके वो देने की बात कही जा रही। और अगर आप थोड़ा सा कभी समय मिले तो मल्टीपल इंटेलिजेंस को पढ़ें सब लोग, तो आप वहां भी पाएंगे कि हर व्यक्ति में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं और कोई अलग प्रकार के लर्नर होते हैं। कई किसी मामले में ज्यादा स्मार्ट होते हैं। हो सकता है कि कोई बच्चा बॉडी स्मार्ट हो, वो करके परफॉर्म करके ज्यादा समझ पा रहा है चीजों को या सीख पा रहा है उस चीजों को। तो जब वो टीचर से अलग अलग प्रकार में सूचनाओं को ग्राह्य करता है, ग्रहण करता है और उसके लिए ग्राह्य होता है, तो वो उसके वो यूनिवर्सल डिजाइन होता है कि हर प्रकार के बच्चे के सीखने की संभावना बढ़ जाती है। अब ये ध्यान रखेंगे, यूनिवर्सल डिजाइन में हम बात बहुत स्पेसिफाई करके नहीं कर रहे हैं कि हम किस डिसेबिलिटी ग्रुप के, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं सभी बच्चों की। यहाँ तो छोड़ ही नहीं रहे किसी बच्चों की। अगर यहाँ पर देखें एक क्लासरूम में अगर मल्टीपल मीन से करते हैं तो एक क्लासरूम में एचआई बच्चा है और एक बीआई बच्चा भी है। अगर आप सूचनाओं को टेक्स्ट फॉर्म में दे रहे हैं, लिख करके दे रहे हैं, डिस्प्ले करके दे रहे हैं, तो हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स बेनिफिटेड होगा। साथ ही पैरेलली आप उसको बोल रहे हैं, ऑडिटरी फॉर्म में दे रहे हैं, उसको ऑडियो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, चीजों को ओरली आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो जो वीआई बच्चा होगा वो उसको समझ पाएगा। यानी कि एक ही चीज को आप मल्टीपल रूप से देने की बात करते हैं। तो यूनिवर्सल डिजाइन का जो पहला यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का पहला प्रिंसिपल सैचुरेट हो रहा होता है और ये उसी की वकालत कर रहा होता है। दूसरा जो है, जो मैंने कहा कि वो बच्चों के क्रियाओं की बात करता है, वो क्या करता है? प्रोवाइड्स लर्नर्स अल्टरनेटिव फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग व्हाट दे नो। यानी एक बच्चा क्या सीखा, उसकी क्या प्रतिक्रिया क्या होगी, उसकी किसी पाठ को लेकर के, एक विषय वस्तु को लेकर उसने वो सीखा है कि नहीं सीखा है, वो क्या वो जो मान लीजिए आपने होमवर्क दिया, तो वो आप एक बच्चा होमवर्क करके लाएगा, जिससे आप समझ पाते हैं कि वो उसकी कितनी ग्रोथ हो रही है, लर्निंग सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है। इन सभी चीजों में अगर आप एक लर्नर्स को अल्टरनेटिव देते हैं, ये बात में वहां सबसे पहले लिखा हुआ है, देखिए आप स्क्रीन पे अगर देख पा रहे होंगे, प्रोवाइड लर्नर्स को प्रोवाइड करता है क्या? अल्टरनेटिव्स मीन्स कि वो रिस्पॉन्ड कैसे करे, उसकी अनुमति देता है अल्टरनेटिव मोड से करने के लिए। एक हियरिंग इंपेयर्ड बच्चा है, आप उसको चाहते हैं कि वो ओरल डेमोन्स्ट्रेट करे चीजों को, लेसन को सुनाए, प्रेजेंट करे, कहां से संभव? मतलब ये नहीं आप उसे जबरदस्ती कर रहे हैं। You have to provide alternatives in the same class. You have to provide alternatives for students so that they can demonstrate their knowledge. They can क्या कहा जाए, जो उन्हें जो टास्क मिला है, लर्निंग आउटकम्स उनकी जो हो रही है, उन सबको प्रदर्शित कर सके। लर्निंग इज ए मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्वायरिंग स्किल्स, एक्वायरिंग एटीट्यूड्स। अगर ये सब में बदलाव हुए हैं तो वो उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सके, चाहे जिस रूप में। उसकी अल्टरनेटिव्स आपको ढूंढने होंगे, और वो कौन प्रदर्शित करेगा? स्टूडेंट्स। यानी स्टूडेंट्स शुड गेट ए अल्टरनेटिव्स फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर एक्वायर्ड स्किल्स, एक्वायर्ड नॉलेज एक्सेट्रा। तीसरा है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट बड़ा एक कठिन रूप से समझने वाली बात है और सबसे ज्यादा जरूरी भी यही है। अगर मान लीजिए आप एक कहते हैं ना कि ये बच्चे को साइंस ज्यादा समझ में आता है, या बच्चा साइंस में अच्छा है। अच्छा क्या है?
वो बच्चा साइंस के साथ इंगेज हो जाता है। जो बच्चे या जो कोई टीचर किसी जिस पाठ्य वस्तु से जिसको भी इंगेज कर पा रहा है और बच्चा भी स्वयं इंगेज हो जा रहा है, तो वो उसमें हमेशा उसमें यानी क्या रहा, उस सब्जेक्ट के प्रति उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। एज ए टीचर सभी जितने टीचर हैं उनका उसका मुख्य दायित्व होता है कि जो पाठ्य वस्तु वो पढ़ा रहे हो उसके तरफ वो लर्नर्स इंटरेस्ट को अट्रैक्ट कर सके, उनकी जो इच्छाएं हैं उस पाठ्य वस्तु पर केंद्रित करवा सके, उनका उनका जो अभिप्रेरणा है उस पाठ्य वस्तु को लेकर के उसको जागृत कर सके। इसलिए जो मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट का पर्पस क्या होना चाहिए? द पर्पस ऑफ मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट शुड बी टैप इनटू लर्नर्स इंटरेस्ट। लर्नर्स का जो इंटरेस्ट है उसको टैप करना, मतलब केंद्रित करना, खींचना अपनी ओर, एंड इंक्रीज मोटिवेशन। और उस पाठ्य वस्तु को लेकर के जो अभिप्रेरणा होती है उनको जागृत करना। इसके अलावा अगर आप देखें तो मल्टीपल मीन्स ऑफ लर्निंग, इसी तरह से अलावा नहीं, इसके साथ ही देखें मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन बात कर रहा है व्हाट ऑफ लर्निंग की। किसी की आवाज आ रही है? व्हाट ऑफ लर्निंग की। और एक मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन बात करता है हाउ ऑफ लर्निंग की, एंड एंगेजमेंट बात करता है व्हाई ऑफ लर्निंग की। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन इज व्हाट, रिप्रेजेंटेशन इज एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, कैसे नॉलेज लेना है अलग अलग तरह से, तो वो जान पाता है व्हाट इज लर्निंग, मतलब व्हाट ऑफ लर्निंग। जैसे कि क्या चीज है, मान लीजिए मुझे आज बताया गया है न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन, तो मैं जान पाया, तो व्हाट ऑफ लर्निंग को कहां से आएगा? मल्टीपल मीन से। मैं अगर कोई, मैं हियरिंग इम्पेयर्ड हूं, मुझे बताया गया अलग रूप से टेक्स्ट के फॉर्म में, मुझे बताया गया, मैं समझ गया, दैट डिस्क्राइब्स अ व्हाट ऑफ लर्निंग। एंड ए टीचर नीड टू डिस्क्राइब द थिंग्स इन मल्टीपल मीन्स, और अलग अलग तरह से उपाय उपागम ढूंढे और करे। और अगर एक्सप्रेशन मतलब मैं सीख चुका हूं और मान लीजिए मैं हियरिंग इम्पेयर्ड हूं, तो मैं सिर्फ बोल करके ही रिस्पॉन्स ना कर सकूं, मैं कुछ लिख करके, कुछ ड्रॉ करके, कुछ इमेजरी करके, कुछ मिमिक्री करके, कुछ ऐसा करके भी मैं बता सकता हूं अगर अपने पाठ पढ़े हुए चीज को, न्यूटन की लॉ ऑफ मोशन को, तो वो मेरा लर्निंग माना जाएगा। यानी कि वो बेसिकली हाउ ऑफ लर्निंग को करता है कि हाउ मैंने सीखा, किस तरह से सीखा। एंड लास्ट वन इज एक्सप्रेशन, यानी उस पार्ट से जुड़ना, जुड़ाव, कनेक्शन, इंटरेस्ट, मोटिवेशन। तो ये वाई ऑफ लर्निंग है। क्योंकि आप किसी चीज पे इंटरेस्ट तभी दिखाते हैं जब आप वाई ऑफ, क्यों मैं सीखूं, क्यों जानूं, इस चीज को आप अपने ब्रेन को सेचुरेट कर रहे होते हैं। बेसिकली ये दिस इज पार्ट ऑफ मेटाकॉग्निशन, जहां पर आप अपने कॉग्निशन ऑफ कॉग्निशन को समझ रहे होते हैं। इसलिए अगर वाई ऑफ लर्निंग को इंप्रूव करना है तो मेटाकॉग्निटिव स्किल पे जाकर के इसको मतलब कुछ ध्यान देने की जरूरत है। मैं फिर से थोड़ा सा उन तीनों को बारी बारी से आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। पहला वही, मैं फिर से कह रहा हूं, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब किसी एक पाठ्य वस्तु को बच्चे के सामने बताना है तो मल्टीपल मीन्स में करना होगा। करेगा कौन? सभी काम तो टीचर ही करेंगे, यहाँ पे भी टीचर करेंगे। यानी टीचर क्या करेंगे, जो पाठ्य वस्तु जो पढ़ा रहे हैं उसको अलग अलग रूप से दिखाएंगे। यानी क्या करेंगे, वह परसेप्शन के ऑप्शंस को रखेंगे, ऑप्शंस फॉर परसेप्शन। मतलब कि आप जो भी सूचना दे रहे हैं आपको ध्यान में रखना है कि क्या वो जो सेंसरी इनपुट का कोई एक माध्यम को के द्वारा को सेचुरेट कर रहा है या बहुत सारे माध्यमों कर रहा है, दूसरे माध्यम को भी कर रहा है, ये देखने की जरूरत है। और कोई सिर्फ टीचर बोल रहा है, कोई इंफॉर्मेशन का सिर्फ ऑडिटरी पार्ट आ रहा है, इसीलिए उसे अल्टरनेटिव को भी ढूंढने की जरूरत है कि ऑप्शन फॉर परसेप्शन वो प्रोवाइड करे। दूसरे जो, अगर कोई रूप से सीखना समझना चाह रहा है तो कैसे सीखे। दूसरा है ऑप्शन फॉर लैंग्वेज। बहुत बार लैंग्वेज बाधा नहीं होती, अगर एक छोटे से गांव के स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी गांव से हैं, तो बाधा नहीं होती है। तो ये ऑप्शन फॉर लैंग्वेज की बात होगी, वहां पर एक लैंग्वेज का ध्यान दिया जाए, अगर नहीं तो दूसरे लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाए। जैसे इंग्लिश में खास करके होता है, जो मैं कह रहा था कि रिटायरिंग रूम, मुझे लग रहा था कि रिटायर करने वाले, रिटायर किए हुए लोग मिलेंगे। लैंग्वेज एक बैरियर बनती है कहीं ना कहीं, हमारे गाँवों में भी आजकल बन जा रही है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, गांव में कैसे बनेगी, यूपी तो हिंदी
हिंदी वाला क्षेत्र है, वहां के गांव के स्कूल में कैसे बाधा बनेगी? बिहार झारखंड तो हिंदी, राजस्थान हिंदी। हिंदी कहाँ है? किस गांव में हिंदी बोली जाती है? किसी गांव में हिंदी नहीं बोली जाती। अगर उस गांव के बच्चे हैं तो गांव की अपनी एक भाषा है, बोली है, जो भी है उस बोली में बात कर रहे होते हैं। वो या तो भोजपुरी बोल रहे होते हैं, अवधी बोल रहे होते हैं, कोई और अपनी भाषा बोल रहे होते हैं। तो ये उस भाषा में जब वो बात कर रहे होते हैं और स्कूल की भाषा जब पहुंचते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसीलिए गांव के स्कूलों को या कहीं भी छोटे बच्चे के स्कूलों को ऐसा अवगत कराना चाहिए कि स्कूल का उसका लैंग्वेज अलग नहीं है, वो कहीं विदेश में नहीं चले आए। जैसा आप हम में से कई लोगों के साथ होता है कि हम थोड़ा चार लोग जहाँ कोई दूसरी भाषा में बात कर रहे हो वहां हम लोग जाने से कतरा कर रहे हो। ये परेशानी क्यों होती है? ये होती है, स्वाभाविक, सभी लोगों में होती है। इसीलिए बच्चे भी जो होते हैं, जो गांव में अपनी घर में अपनी माँ से, अपने पिताजी से, अपने घर वाले घरेलू भाषाओं में बातचीत कर रहे होते हैं, जब विद्यालय की भाषा, उस भाषा को सम्मान पूर्वक ना विचार करते हुए सीधे हिंदी पे चले जाते हैं, तो बच्चे बहुत बार भागते हैं। हर बच्चे जैसे नहीं होते। तो ये ऑप्शन फॉर लैंग्वेज का मतलब ध्यान रखे जाने की जरूरत है। यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश और दूसरे से बात नहीं है। वो मैं आपका ध्यान इसलिए केंद्रित करना चाहता कि गांव की भाषा भी अलग होती है और विद्यालय की भाषा बिल्कुल अलग होती है। उन दोनों में तारतम्यता की कमी होती है, तो वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं क्या कमी है। लेकिन ये बहुत बड़ी कमी है। स्कूल की भाषा अलग होती है, गांव की भाषा अलग होती है। नेक्स्ट है ऑप्शन फॉर कंप्रहेंशन। समझाने के अलग अलग होने चाहिए। प्रत्येक बच्चे हैं अलग अलग रूप से समझते हैं चीजों को, कॉन्सेप्ट को बनाते हैं, फ्रेम करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन के द्वारा भी आप हम कई रूप से अडेप्ट कर लेते हैं, चीजों को समझने का तरीका ढूंढ लेते हैं, हमारा ब्रेन ढूंढ लेता है। यानी कि हम में से कई तरह के चीजों को समझने के हमारे पास गुण होते हैं। तो इनको भी देना चाहिए। किसी किसी बच्चों को अलग अलग रूप से समझाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे मैथ्स ही है, आप मैथ, एक ही मैथ की कैलकुलेशन को 3 तरह से कर सकते हैं, 4 तरह से कर सकते हैं, या बहुत तरह से कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि वो ज्यादा से ज्यादा तरह से आए। इसी तरह से साइंस का कोई अवयव हो, सोशल साइंस की कोई विषय वस्तु हो, समझाना हो, तो कई रूप से समझा सकते हैं। की जानी चाहिए कहानी कहकर, अलग अलग रूप से, कोई पजल के रूप में। कभी कुछ मजा आता है चीजों को समझने में। आप कभी कभी कुछ मुहावरों द्वारा कितनी बातें समझ जाते हैं। ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं समझने के। फिर है मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन, जो बच्चों की तरफ से मैं बात कर रहा था। पहला मैं समझता हूँ समझ गए होंगे। अगर किसी का है विचार, क्वेश्चन रखिए, मैं 5-7 मिनट में बंद कर रहा हूँ, आप लोगों के सवाल लूंगा, वहां फिर चर्चाएं चलेंगी। दूसरा जो है मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन में कि फिजिकल एक्शन के बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि फिजिकल एक्शन में मान लीजिए कि सिर्फ हम एक ही तरह का फिजिकल एक्शन सोचे कि सिर्फ मान लीजिए अगर मुझे कोई एक घटना को लेते हैं जिसमें आपको फिजिकल एक्शन की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए लैब का ही वर्क करना है, उसमें कोई फिजिकल वर्क आपको समझना है। एक बच्चे को पत्ते को जमा करना है और उसे समझना है, तो कैसे उसको, बहुत सारे और भी अवसर हो सकते हैं कि कैसे कर सके। कि ऑप्शन दिए जाने चाहिए जिससे वो फिजिकली एक्शन से इन्वॉल्व हो सके, उसके बहुत सारे चीजों से वो जुड़ सके। जैसे मान लीजिए कि एक साइकिल चलाना ही मान लीजिए, तो साइकिल चलाना सिर्फ ये पैर से साइकिल नहीं चलता है, हाथ के भी का योगदान पूरा होता है। हमें लगता है कि हम बिना हाथ के साइकिल से चला सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। पैर ज्यादा इन्वॉल्व है लेकिन हाथ भी इन्वॉल्व है। फिर नेक्स्ट है ऑप्शन फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बहुत सारे ऑप्शंस देने चाहिए। बच्चों के लिए बात है, ध्यान रखेंगे कि बच्चों को ऑप्शन दिए जाना चाहिए। ऑप्शन फॉर कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेट अलग अलग रूप से कर सके। अगर वो चित्र द्वारा भी कुछ बना करके ला करके कुछ अपने एक अनुभव को समझना चाहते हैं। कई बार आप देखिए कि एक चित्र कितनी बातें कह जाती है। मैं कुछ दिन पहले वो मैं बता भी रहा था कहीं की, वो एक मैंने सीबीएसई का एक कुछ ऑडियो बुक बनाने के क्रम में कोई वर्कशॉप में हमें एक मिला एक चैप्टर कि जिसमें ना एनसीईआरटी के रूप में, जिसमें कपास की खेती से लेकर 7वीं क्लास का, वो कपास की खेती से लेकर के और पूरे शर्ट मार्केट में आ गया वहां तक का दृश्य उसमें दर्शाया हुआ है कि पहले कैसे खेती हो रही है, फिर कपास उसमें बोया जा रहा है, मतलब कपास की खेती कराई जा रही है, फिर खेती करने के बाद कपास को काट रहे हैं, हार्वेस्टिंग हो रही है, हार्वेस्टिंग के बाद उसे बैलगाड़ी पे ढो करके ले जा रहा है, ले जाने के बाद फिर उसे
लोकल मार्केट में बेच रहा है, मार्केट से फिर वो फैक्ट्री में जा रहा है, फैक्ट्री से फिर मिल में जा रहा है कपड़े के, फिर कपड़ा बन रहा है थ्रेड से फिर कपड़ा बना, कपड़ा से फिर वो मार्केट में आया, मार्केट में फिर हम खरीद के पहने। एक पूरा बहुत बड़ा साइकिल बनता है ये। इस साइकिल को समझना है, अब हमको समझाना है। अब वो चित्र द्वारा समझ पाए, लेकिन एक ब्लाइंड बच्चे को समझाना कैसे समझेंगे? इस चीज को ऑप्शन फॉर कम्युनिकेशन के रूप में आप समझ सकते हैं कि आपको कम्युनिकेशन के ऑप्शन देने होंगे, ऑडियो डिस्क्रिप्शन देने होंगे, तभी वो बच्चा समझ पाया कि कैसे कोई हर चीज को चित्र से ही नहीं समझा सकते। तो कम्युनिकेशन के जो एक संवाद के अवसर ढूंढने होंगे, देने होंगे। ठीक इस तरह से जो कुछ क्रियाएं हैं, क्रियाओं के ऑप्शंस होने चाहिए कि आपको क्या क्रियाएं दी जाए, कौन सा काम दिया जाए जहां सब आप पूरी तरह से वो बच्चा इन्वॉल्व हो। जैसे मान लीजिए असाइनमेंट दिया गया, किसी को असाइनमेंट दिया गया कुछ करके आओ, किसी को कुछ लिख करके आओ, किसी को कि आप कल प्रस्तुति दोगे, किसी को कुछ पेंटिंग का दिया, किसी को कोई कल परफॉर्मेंस का दिया, ऐसा कुछ कई सारे चीज हो सकते हैं। ऑप्शन फॉर फंक्शन ये हो। इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन जो बच्चे की क्रियाओं को की वकालत करता है। लास्ट वन है मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, जो थर्ड वन वो है, उसमें हम कई सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं। वो है ऑप्शन फॉर इंटरेस्ट, है ना, ऑप्शन फॉर इंटरेस्ट। जैसे कि जो उसके बच्चों के की उस क्रिया को लेकर के लगाव है, उसको कैसे हम अलग अलग रूप से लगाव को जोड़ सकते हैं, कैसे हम परसिस्टेंस मतलब कि निरंतरता जो होती है एक बच्चों में उसको कैसे कायम रख सकते हैं। अलग अलग तरह से आप परसिस्टेंस बना सकते हैं, चीजों पे लगे रहे, हमेशा कंटिन्यू करते रहे। कई बार देखिए कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें उनके परसिस्टेंस है, जो बच्चा उस पेपर में वीक भी है फिर भी आगे जाके अच्छा कर जाता है। एंड लास्ट इज सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन को प्रमोट करना। एक बच्चे को सेल्फ रेगुलेशन सीखना होता है, सीखने की क्रिया भी ये है। अगर वो विषयों के प्रति लगाव के लिए सेल्फ रेगुलेट बनाए, रीडिंग हैबिट्स हो, खुद से पढ़ना सीखे, अपने पेस से चीजों को लेना सीखे, खुद इंटरेस्ट डेवलप करके कोई किताबों को ढूंढे, लोगों से पूछे, अपने बड़ों से पूछे, इस तरह की सेल्फ रेगुलेशंस डेवलप करने की जरूरत है। ये सभी कोई बच्चे में टीचर ही डेवलप कर सकता है। ये सभी चीज को अगर आप देखें एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देख करके देखें तो कई सारे एस्पेक्ट देखने होंगे, ढूंढने होंगे, और टीचर्स को बहुत लगना होगा, क्योंकि ये सभी चीजें अगर एक आम बच्चे में कठिन हो जाती है तो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज हैं, उनमें और भी ज्यादा कठिन हो जाती है। आपको जब एक दूसरा विकल्प ढूंढना हो बताने का, हम दाएं बाएं झांकने लग जाते हैं, होता ही होता है, हम सब उसमें कुछ लगेगा। यानी मेहनत हमें ज्यादा करनी होगी, हमें ज्यादा चीजों को अपने आप में धारण करना होगा, तभी हम चीजों को कर भी पाएंगे। तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट हम जो यूनिवर्सल डिजाइन के लिए समझ पा रहे हैं कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग क्या है, एक वे ऑफ थिंकिंग है। मतलब हम सोचते हैं, हम अपने सोचने में ला रहे हैं कि कैसे हम एक बच्चे के सीखने सिखाने की क्रिया को हम कैसे पूरे सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ करा पाए। और शुरुआत तो आपकी थिंकिंग से ही होती है। आप जब सोचना शुरू करते हैं, समस्याओं का संज्ञान में लेने लगते हैं, आप समाधान को ढूंढने भी लग जाते हैं। तो समस्याओं की पहचान से ही समाधान के रास्ते बनते हैं। तो ये एक वे ऑफ थिंकिंग है। और दूसरा एक फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती है, जब कुछ भी करें आप उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल हो। बड़ा टीचर और टीचिंग या सीखने सिखाने के माध्यम बड़े रिजिड नहीं होने चाहिए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो, फ्लेक्सिबल हो, हेल्पफुल हो, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और इस तरह से वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज को। मैं समझता हूँ कि जो आप लोगों को अभी मैं बोला हूँ, कुछ ना कुछ आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे, या जो कुछ लग रहा है कि मेरी बातें आपको समझ में नहीं आई हैं, आप उनसे जुड़े हुए सवाल आप यहाँ अभी रख सकते हैं चर्चा के दौरान। मैं चाहूंगा कि आपके तरफ से कुछ सवाल आए या कुछ चर्चा के बिंदु आए जिसपे हम फिर चर्चा कर सकते हैं। सो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, सभी श्रोतागण या जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सो मच। और सभी सीआरसी के सदस्यों को मुझे अवसर देने के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विशेषकर जो आपके निदेशक हैं डॉक्टर रमेश पांडे साहब और विकास मिश्रा साहब, नागेश पांडे जी, सभी लोग को प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का आपका सेशन
बहुत ही ज्ञानवर्धक और विधिपूर्वक प्रेजेंट किया गया। मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं, वंडरफुल सेशन, वेरी गुड प्रेजेंटेशन, इस तरीके के शब्दों की भरमार है। आह्लादित है मन कि आज जिस विषय पर आपकी विशेषज्ञता के लिए हमने अपने छात्रों को, अपने विशेष शिक्षकों को पहले से ही यह बात कह रखा था कि इस विषय पर सर एक मील का पत्थर, एक रोड मैप देने में बहुत सक्षमता के स्वरूप में अपनी बात रखते हैं। और वैसे ही आपने एक एक बिंदु को एकदम स्पष्ट या पीपीटी के द्वारा और एक एक पक्ष को स्पष्ट करते हुए अपनी बात रखी। इस हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं देख पा रहा हूँ। थैंक यू सर। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मगर फिर भी कि वादा किया था तो मैं आज, इसलिए मैंने अपना कैमरा भी ऑन नहीं किया। मैं बीमार हूँ थोड़ा, इसलिए फिर भी, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं अपने समय पे बना रहूं। और सर बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी विषम परिस्थिति में भी हमसे जुड़े, निवेदन को आपने स्वीकार किया। एक मनोवृत्ति इन्होंने मनोइच्छा रखी हुई है कि क्या भारत में अगर यूडीएल का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा क्या, ऐसा पूछना चाह रहे हैं शायद। हाँ, मैं बिल्कुल मैं चाहूंगा कि इस पे मैं बात करूँ। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। एक और ने किसी ने टर्म यूज किया है, टर्म इज फॉर बोथ नॉर्मल एंड स्पेशल विच आर एक्सेसिबल बाय बोथ। देखिए, एक भारत क्या कई किसी भी देश में होगा, भारत तो ऐसा अनोखा देश है जो विविधता का सबसे जीता जागता स्वरूप है। यहाँ की एक नोट उठा करके देख लें कभी भी, एक नोट जिसको आप एक नोट, सिंपल नोट कहते हैं, नोट नहीं है। वहां कितनी भाषा लिखी हुई है, आप पूरे विश्व में ढूंढ करके दिखा दीजिए कि कहां पर ऐसा नोट मिलेगा जहां पर इतनी भाषाएं लिखी होती हैं। तो भारत में तो बिल्कुल संभव है, हर हाल में संभव है। आप तो जीता जागता उदाहरण है यूनिवर्सल डिजाइन के। आप यूनिवर्सल डिजाइन नोट लेके घूम रहे होते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूं, मतलब यूनिवर्सल डिजाइन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज। जब एक कॉन्टेक्स्ट में हम इतने अच्छी विविधता को धारण करते हैं, हम में सबसे ज्यादा सक्षम है भारत, जहां पर यूनिवर्सल डिजाइन को इंप्लीमेंट कर सके। अब कुछ चैलेंजेस तो होंगे ही कि ये चैलेंज आएगा, फिर उसके लिए कुछ नवाचार किए जाएंगे, ढूंढे जाएंगे। लेकिन यह कह के कि इस जगह ऐसा नहीं हो सकता, हम उससे भाग नहीं सकते। अगर हम भागेंगे तो फिर वो सही रास्ता नहीं होगा। और यूनिवर्सल डिजाइन को तो हम भारत के कानून द्वारा अब इसको स्थापित किया जा रहा है, तो हम कैसे मना कर सकते हैं। अभी तो हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कह रहा है कि यूनिवर्सल डिजाइन की बात की जाए, और होना भी यही चाहिए। देखिए, आप अगर एक अलग ट्रेन नहीं चला सकते, आप अलग प्लेन नहीं चला सकते, हर जगह अलग अलग क्लासरूम करने लगेंगे, बच्चों में भी वो गुण धारण नहीं होंगे, एम्पैथी डेवलपमेंट नहीं होगा। अभी बहुत जगह मैं देखता हूँ कि एम्पैथी डेवलपमेंट के लिए कितने लोग काम करते हैं, आप सब लोग, कि एक दूसरे बच्चे को भी पट्टी बांध के समझाया जाता है कैसे वो ब्लाइंडनेस। अगर एक क्लास में बच्चा आने लगे उसको, तो वो चीज तो अपने आप सीख जाएगा, उसे फिर ब्रेल बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद जानेगा जिंदगी भर ब्रेल, एक चैप्टर के द्वारा नहीं जानेगा। इसलिए मेरी राय में, मेरी व्यक्तिगत राय में, तो बिल्कुल बहुत इंडिया में सबसे ज्यादा प्रभावी होने वाला ये संप्रदाय है और बहुत प्रभावी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में सर का और सभी विशिष्ट अतिथियों के धन्यवाद ज्ञापन हेतु सीआरसी लखनऊ में अनुस्थिति ज्ञान एवं चलिष्णुता प्रशिक्षक आदरणीय श्री विकास मिश्रा सर को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के हमारे मुख्य वक्ता और सभी विशिष्ट अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय श्री विकास मिश्रा। थैंक यू नागेश सर। सबसे पहले इस वेबिनार के मुख्य वक्ता और मेरे बड़े भाई, मार्गदर्शक, गुरु, कुछ भी कह लीजिए, डॉक्टर पंकज सर को मेरा सादर नमस्कार और सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने आज बीमार होते हुए भी आज इस वेबिनार में सर ने ज्वाइन किया और हम सभी को इतने महत्वपूर्ण विषय पर एक ज्ञानवर्धक जानकारी दी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर
मैं भी आपका मार्गदर्शन समय समय पर लेता रहता हूं, तो मैं जानता हूं कि आपकी विशेषज्ञता और आपका जो ज्ञान है वो हम सभी के काम आए। इसलिए आपसे एक अनुरोध करता हूं कि समय समय पर आप अपना जो व्यस्ततम समय है उसमें कुछ समय निकालकर हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी देते रहें, जिससे कि मैं और जो भी हमारे प्रतिभागी जुड़े हुए हैं आज की इस वेब संगोष्ठी में, ऐसे ही बहुत सारे प्रतिभागी आपके ज्ञान का लाभ ले सकें और विशेष शिक्षा में नए आयाम स्थापित कर सकें। सर, आज की इस वेब संगोष्ठी हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी हमारी सीआरसी की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी जी। धन्यवाद आपको भी विकास मिश्रा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सर। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए राहुल जी। थैंक यू सर, आज के सेशन के लिए थैंक यू सर पहले तो। और क्वेश्चन सर मेरा ये है, अभी एक दो दिन से एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है सर। एक तो अपना जो डीएसएसबी में एसडीएमसी का है और एक राजस्थान गवर्नमेंट का है सर। उसके तहत ये कहा है कि जो नॉर्मल टीचर्स हैं, जैसे नॉर्मल बीएड है, नॉर्मल डीएड है, उनको 11 दिन की ट्रेनिंग के बाद ऐसा स्पेशल एजुकेशन टीचर हम अपॉइंट कर देंगे। तो सर ये तो आरसीआई के सेक्शन 13 के आप विपरीत बात कर रहे हैं कि जिन्हें कोर्स भी नहीं किया वो भी पढ़ाएंगे, तो ऐसा तो अनुचित है। तो इसके उसमें सर क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं? क्योंकि ऐसे तो सर जो हम डीएड स्पेशल कर रहे हैं, बीएड स्पेशल कर रहे हैं या एमएड स्पेशल कर रहे हैं, उसका तो कोई वजूद ही नहीं रह जाएगा सर फिर। तो सवाल तो मेरे परव्यू से बाहर है राहुल साहब। तो मैं हाँ जी सर, आपके इस बार है वो। हाँ जी, पांडे सर से पूछ रहा था सर मैं, इसका कुछ सॉल्यूशन अगर उनके पास हो तो, जैसे वो सीआरसी लखनऊ, तो थोड़ा बहुत अगर कुछ बता सके तो। राहुल जी, जैसे कि अभी हमारे सर ने कहा, हमारे पंकज सर ने कहा कि हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है, वैसे ही सीआरसी भी यही कह रहा है कि ये हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि ये आरसीआई का मामला है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का मामला है। तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से बेहतर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता है। जो आपके सवाल है वही हमारे सवाल है। तो यहाँ पर आज की इस वेब संगोष्ठी में इस सवाल का जवाब देना मुझे लगता हम किसी के बस की बात नहीं है। तो प्लीज आप आज की अगर वेब संगोष्ठी से कोई संबंधित आपका प्रश्न हो तो आप अवश्य यहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। नहीं, आज का सेशन काफी इंफॉर्मेटिव था सर, काफी नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं वेबिनार से। थैंक यू सर। बिल्कुल, धन्यवाद के इसी क्रम में मैं हमारे जो डायरेक्टर हैं आदरणीय श्री रमेश कुमार पांडे सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने एक कुशल नेतृत्व देकर हमें ऐसे वेबिनार कराने का एक साहस दिया, जिससे कि हम लोग इस तरीके के वेबिनार आयोजित कर पाए और आप जैसे प्रतिभागियों के बीच में ऐसे ओजस्वी और ऊर्जावान जो भी रिसोर्स पर्सन है उनको लेकर आ पाए। आज के वेबिनार हेतु मैं हमारी सहयोगी टीम जो हमारे आईटी हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और उस वेबिनार को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारे जो प्रतिभागी हैं उनका विशेष योगदान रहता है किसी भी वेबिनार की सफलता और असफलता हेतु। अतः मैं अपने जितने भी प्रतिभागी हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, उन सभी को प्रणाम करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी प्रतिभागिता देकर इस वेबिनार को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और साथ साथ में हम अपनी पूरी सीआरसी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस वेबिनार का प्रचार प्रसार करके आज जो संख्या जुटाई है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है जो कि आपके जो भी आप सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए एक लिंक भेजा गया है। उस लिंक को आप भरेंगे तो तुरंत आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैनुअली हम लोग सर्टिफिकेट बनाते हैं और उसके बाद आपको भेजते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा वेट करिएगा, आपको सर्टिफिकेट जरूर प्रोवाइड किए जाएंगे। अब मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति करता हूं।
आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद, नमस्कार।